हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। इस क्लास में कवर करने वाले हैं कंप्लीट ऐसे पीवाईक्यू का सैंपल क्लास। ठीक है, क्योंकि ये जो है 6 लेक्चर होने वाले हैं। इससे पहले 5 लेक्चर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज कवर करने वाले हैं। और इस क्लास का जो बेसिकली क्रक्स होने वाले वो यही है कि जो 2025 में जो पीवाईक्यू पूछे गए थे उस पीवाईक्यू को कैसे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं और उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये पूरे इस क्लास का यहाँ पे क्रक्स होगा। लेकिन इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? देखो, रियलिटी में अगर देखोगे और सबको पता है कि जो सीएपीएफ एसी का जो एग्जाम पैटर्न होता है ना, उसमें से जो है 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। ये बोलोगे कि अब एग्जाम पास में है और इसे जानने की क्या जरूरत? देखो, इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एग्जाम पैटर्न को यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, एग्जाम पैटर्न में जो क्रक्स है ना उसको डिस्कस करना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो पेपर 2 है वो ऑल अबाउट नॉलेज का नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। जो पेपर 1 होते हैं, जितना नॉलेज टेस्ट करना होते हैं वो पेपर 1 में ऑलरेडी कर चुके होते हैं, है ना। तो जितना नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करना है वो पेपर 1 में अप्लाई करना है। लेकिन जो पेपर 2 होता है वो पूरा ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग का होता है। स्पेशली अगर बात करें ऐसे पोर्शन का, है ना, अगर बात करें आर्गुमेंट का हो गया, रिपोर्ट का हो गया। अब ऐसे तो नहीं होगा कि पूरा आर्गुमेंट लिख रहे हो या फिर ऐसे लिख रहे हो तो पूरा डाटा कोई फैक्ट्स या फिर फैक्ट्स है तो उसको पूरे को कोट कर रहे हो। नो डाउट डाटा भी फैक्ट्स जो है कोट करना होता है, फैक्ट्स भी कोट करना होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या एक्चुअल में अगर पेपर 2 को एनालिसिस करोगे, पेपर 2 का अगर एग्जामिनर या फिर जो चेकर का माइंड सेट देखोगे तो क्या आपसे जो है नॉलेज का एक्सपेक्ट करते हैं या फिर क्रिटिकल थिंकिंग का एक्सपेक्ट करते हैं? और ये जो बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं ना, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही होता है कि कोई भी सिनेरियो दिए गए हैं या फिर ऐसे दिए गए उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, किस तरीके से उसका चैलेंजेस है तो उसको सॉल्यूशंस यहाँ पे कोट कर पा रहे हो, कैसे सॉल्यूशंस लिख पा रहे हो। और जो भी सॉल्यूशन लिखना होता है वो पूरा प्रैक्टिकल वे में लिखना है। गॉट इट? जो भी सॉल्यूशन लिखना है वो पूरा प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल होकर सॉल्यूशन लिखना है। तो पेपर 1 का अलग पोर्शन होता है, पेपर 2 का प्रॉपर डिफरेंट होता है। ओनली ऐसा नहीं कि पेपर 1 जो है बस एमसीक्यू है, पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव है, नहीं। पेपर 1 में जो भी पढ़े रहोगे, चाहे स्कीम के बारे में पढ़े रहोगे, न्यूज के बारे में पढ़े रहोगे, ये सब पेपर 2 में ही आएगा, पेपर 2 में ही इनकॉर्पोरेट करोगे। लेकिन क्या डिफरेंस है यहाँ पे? बस यही डिफरेंस है कि पेपर 1 एमसीक्यू है, पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव है। नो, ये तो डिफरेंसेस है, ये माइनर डिफरेंसेस है। लेकिन अगर थोड़ा सा क्रक्स में जाओगे तो जो मेजर डिफरेंसेस आते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग का आता है कि किस तरीके से एक्चुअल में पूरा आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं कि बस ओवरव्यू उसको दे रहे हो, उसमें जो कंटेंट डाल रहे हो वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। पूरा ऑल अबाउट कंटेंट का है कि एक्चुअल में किस तरीके से लिख रहे हो, और जिस तरीके से माइंड में आएगा उसी तरीके से लिखोगे, है ना, यही होता है। तो यहाँ पे जो पेपर 2 है उसका बस ये ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा फैक्ट्स कोट, ये तो देखो ये सब चीज को तो लिखोगे लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपना माइंड यहाँ पे अप्लाई करना है, उतना ज्यादा यहाँ पे थिंकिंग के बेस में हमें काम करना है, ना कि डाटा, ना कि फैक्ट्स के बेस में। गॉट इट? तो यही 2 चीज है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। बाकी कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे कवर करेंगे, उस एग्जाम्पल से समझ भी आ जाएगा। इवन पीवाईक्यू ही यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखो, टोटल यहाँ पे 2025 में 6 पूछे गए थे जिसमें से 4 लिखना होता है। तो इस क्लास में जो है टोटल 3 पीवाईक्यू जो है उसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, समझने में। पूरा एक 3 कैटेगरी है, 3 स्टूडेंट का यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूंगा और उसी स्टूडेंट के थ्रू यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा कि किस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं और कैसे जो है एक बेस्ट मार्क्स स्कोर करते हैं, और जब भी आंसर आए तो कैसे सोचना है। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे जो है 3 कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी वाले। फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट क्या करेंगे कि नॉर्मली क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। अब उसको एक क्रक्स मिल गया। क्रक्स क्या मिला? साइबर सिक्योरिटी, ये उसको क्रक्स मिल गया पहले वाले स्टूडेंट को।
तो ये स्टूडेंट क्या करेगा कि ये जो पहला वाले स्टूडेंट है वो ये करेगा कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे। साइबर सिक्योरिटी ये होता है, ये इसका डेफिनेशन है। फिर बॉडी पोर्शन में लिखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन प्रेजेंट जो है 2026, जिसमें से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। तो डिस्पाइट एडवांसमेंट साइबर सिक्योरिटी साइबर थ्रेट एक मेजर चैलेंजेस बन गए हैं, है ना। एक दो पैराग्राफ में ये पूरा इसका जो प्रो है उसको बताएंगे, फिर उसका चैलेंजेस का सॉल्यूशंस देंगे सेकेंड पैराग्राफ, फिर कंक्लूड कर देंगे। इस तरीके से ये पहला वाले स्टूडेंट लिखेंगे। अब क्या एक्चुअल में सोचो कि ये जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिखे गए वो सही लिखे हैं क्या? एक टाइम के लिए सोचो, अगर मैं वही चीज जो अगर ध्यान से सुने होंगे मैं जो अभी इसका एक्सप्लेन किया हूं, तो क्या यही लिखना है साइबर सिक्योरिटी में? नो। ये पहला वाले स्टूडेंट क्या करेंगे कि वही है कि बस जो मेन क्रक्स है उसी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये होता है ना कि, और पहले भी क्लास में डिस्कस किए थे कि क्वेश्चन कुछ पूछे और हैं, लिख कुछ और रहे हैं। तो ये लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेस में होता है कि उतना अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चंस को समझ नहीं पाए हैं। ये पहला वाला कैटेगरी हो गए। सेकेंड वाले कैटेगरी का एग्जांपल लेते हैं। वो क्या करेगा कि ये पढ़ेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। अब इसको लगा सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट को कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछे गए हैं वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, है ना, कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो कैसे होना चाहिए इस डिजिटल इंफॉर्मेशन के एज में। अब ये क्या करेगा कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में जैसे कि पहला वाले लिखे वैसे लिखेंगे, बस ये जो वर्ल्ड लिखा है ना, वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, तो एट प्रेजेंट क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन हो सकते हैं, किस तरीके से वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, उसको ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड कैटेगरी वाला हो गया। थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट क्या करेंगे कि पूरे को यहाँ पे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। अब ये थर्ड वाले क्या करेगा कि इसको पता है कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछे गए हैं और ये डिजिटल इंफॉर्मेशन अभी के रेस्पेक्ट में किस तरीके से जो है डिजिटल इंफॉर्मेशन में अभी किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी एग्जिस्ट करते हैं, कैसे साइबर सिक्योरिटी जरूरी है, और ये जो है सोचेंगे कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। मतलब बेसिकली बोल ये रहा हूं कि जो थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट है पूरा क्वेश्चंस को एक साथ लेके चल रहा है। ये बहुत ज्यादा यहाँ पे मिस्टेकेबल होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे मिस्टेक होते हैं, क्योंकि माइंड उतना समय तक पेपर 2 तक एग्जॉस्ट हो जा रहते हैं। माइनर डिफरेंसेस हैं और यही माइनर डिफरेंसेस डिफाइन कर देता है कि एक्चुअल में आपका जो फ्लो रहने वाला है वो कैसे रहेगा, है ना। 300 वर्ड में लिखना है, कंटेंट बहुत ज्यादा है और उसको जो है 300 वर्ड में लिखना है, ये मेजर चैलेंजेस होता है। स्पेशली क्योंकि अभी जो है समर सीजन है, समर सीजन के बाद पेपर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 2 पूरा जो है दोपहर का टाइम रहता है, तो माइंड बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे पूरे वर्ड को एक साथ कवर करना है जो एक्चुअल में बोले गए हैं। और ये 3 स्टूडेंट का जो एग्जाम्पल दिया हूं वही एग्जाम्पल दिया हूं जिसे ये समझ जाओ कि हमें जो है एक माइनर चीज में जो है स्टिक नहीं रहना है। एक जो है 2 लाइन 3 लाइन दे दिए या फिर जो है 1-2 वर्ड में स्टिक नहीं रहना है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका अगर देखोगे इसको अगर देखोगे तो इसमें जो मेन क्रक्स किसका बन रहा है, साइबर सिक्योरिटी का। तो ऐसा नहीं करना है कि बस साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिख दे रहे हो, है ना, समझ पा रहे हो। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्यों लिखना, हमें जो पूछे गए हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी का, इंपॉर्टेंस पूछे गए हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, मतलब अभी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अभी डिजिटल इंफॉर्मेशन का एज है, तो अभी के रेस्पेक्ट में किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये चीज हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसमें क्या कैसे लिख सकते हो कि जो है साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, मतलब उसको भी पता है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन के एज में चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा हैं, तभी तो उसका सॉल्यूशन पूछे हैं। साइबर सिक्योरिटी कब करोगे, जब साइबर थ्रेट होगा। गॉट इट, साइबर थ्रेट होगा। और साइबर थ्रेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल इंफॉर्मेशन का एज है। जब डिजिटल इंफॉर्मेशन का एज है मतलब सीधी सी बात है, इससे ये कवर हो रहे हैं कि इस डिजिटल इंफॉर्मेशन में साइबर थ्रेट है और उसी साइबर थ्रेट को यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी जरूरी है।
तो उस साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? हमें यहाँ पे नए चैलेंजेस पूछे जा रहे हैं, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि ये खुद ही बता रहे हैं कि चैलेंजेस हैं, तभी तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछे गए हैं, तभी तो ये बोल रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि चैलेंजेस परसिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा बहुत देखो, यहाँ पे जो है पूरा चैलेंजेस पूरा उसका सॉल्यूशन दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हमें चैलेंजेस के बारे में बहुत ही कम लिखना है, इसको अप्रोच करने का वही मतलब है। चैलेंजेस के बारे में तो लिखोगे, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस के बारे में कम लिखना है, इसका सॉल्यूशन, इसका जो इंपॉर्टेंस है ये सबसे ज्यादा देना है। साइबर सिक्योरिटी का जो इंपॉर्टेंस है उसको सबसे ज्यादा देना है। ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है ना, कि क्या किया हूं कि मैं 2-3 पैराग्राफ पूरा चैलेंजेस लिख रहा हूं, 2-3 पैराग्राफ जो है उसको सॉल्यूशन दे रहा हूं, फिर 1-2 लाइन पैराग्राफ जो है वे फॉरवर्ड दिया, फिर 1-2 लाइन में कंक्लूजन दिया, फिर इसको इंड कर दी। ये उतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं होता, उतना ज्यादा ये बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं। इसको डीप अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। क्वेश्चन को अगर ऐसे टेकल, अब देखो ऐसा नहीं कि कोई साइकोलॉजिकली बात हो रहा है फिर फिलोसॉफिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिकल वे है, यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के बेस में आएगा। और जो यूपीएससी का डिमांड होता है वो यही डिमांड करते हैं वो लोग, कि कितना डीप में इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये पूछे वही है कि सीधी इस बात ये समझना कि ये क्वेश्चंस को पूछ क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे क्यों गए हैं। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस है, साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसलिए पूछे गए क्योंकि इसका थ्रेट है, साइबर थ्रेट होता है ना। साइबर थ्रेट में फ्रॉड हो गया, और जो है ईमेल हैकिंग हो गया, या फिर जो है वेबसाइट हैकिंग हो गया, इस तरीके से जो है, ठीक है। तो ये थ्रेट है, तभी तो इस क्वेश्चन को पूछे हैं। तो चैलेंजेस ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा चैलेंजेस ही पूरा भर दो या फिर एक भी चैलेंजेस मत दो, नहीं। चैलेंजेस के बारे में लिखोगे, लेकिन 1-2 या फिर एटलीस्ट जो है 4 लाइन में चैलेंजेस लिख देना, फिर उसके बाद क्या इसका इंपॉर्टेंस है ये लिखना। क्योंकि मेजर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंस के बेस में पूछे गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंस के बेस में जो क्वेश्चन पूछे गए, तो जितना भी डाटा होगा, फैक्ट्स होगा, उसको डिजिटल इंफॉर्मेशन के साथ मर्ज कर सकते हो। मतलब अभी के रेस्पेक्ट में कुछ एग्जांपल हो गया, कुछ जो है डाटा हो गए, है ना, कुछ जजमेंट हो गए, उसको कोट कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये चीज है, और इस तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। आई होप ये क्वेश्चन से समझ आ गया होगा, है ना। तो पहला कैटेगरी वाले स्टूडेंट उतना अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, ना कि सेकेंड कैटेगरी वाले। थर्ड कैटेगरी वाले यहाँ पे मार्क्स अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है पूरे एक क्रक्स हैं जो पूछे गए हैं उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किए हैं। समझ पा रहे हो? एक चीज और याद रखना कि जब भी डाटा को कोट करोगे या फिर कोई जो है जजमेंट को कोट कर रहे हो, ठीक है, तो ये डाटा हो गया, जजमेंट हो गया, तो इसी को एक्सप्लेन करने नहीं लग जाना। इस पॉइंट को ध्यान रखना। होता है ना कि जैसे कि कोई जजमेंट आया तो जजमेंट यहाँ पे लिखे तो पूरे को उसको एक्सप्लेन करना नहीं, इसके बारे में जस्ट 1 लाइन यहाँ पे मेंशन करना, एक ही लाइन। जैसे कि कोई जजमेंट आया तो जजमेंट में क्या बोले गए हैं तो एक लाइन में मेंशन कर देना, क्योंकि इसका जो पूरा बैकग्राउंड है उसको तो बता दिए हो ना, आगे बताए हो तभी तो इस जजमेंट को कोट कर रहे हो। तो इस जजमेंट के बारे में पहले से पता है, क्योंकि ऊपर वाले जो पैराग्राफ हैं इसमें पूरा जजमेंट के बारे में बता दिए हो। अब इसको नॉर्मली कोट करना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन एक्सटेंड बस करना, पूरे पैराग्राफ इस जजमेंट के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। वही बताया, नॉलेज के बेस में पेपर 2 क्लियर नहीं होने वाले हैं, ये थिंकिंग के बेस में क्लियर होने वाले हैं, कितना एबिलिटी है उसके बेस में क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। अब ये जजमेंट को अगर कोट करते हो तो कोट तो करते हो, करना ही पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अब इस जजमेंट के बारे में मैं लिख रहा हूँ कि इसे जो है 1992 में इसे जजमेंट को दिए थे, इसमें जो है ये लोग रहे हैं, है ना, वर्सेस इंडियन, वर्सेस कोई जो है पार्टिकुलर स्टेट रहे हैं, इसमें ये जजमेंट दिए हैं। ये सब क्या हो गया, ये पूरा फैक्ट्स हैं। समझ पा रहे हो? ये जो है पूरा फैक्ट्स हैं। अब ये 1992 को अगर इस जजमेंट के साथ अगर कोड भी करते हो तो क्या फायदा उसका, क्या फायदा, है ना। यहाँ पे क्योंकि नॉलेज का तो टेस्ट है नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सिंपल से जो जजमेंट दिए हैं उस जजमेंट में क्या बोले गए हैं,
है ना। अगर उसका ये जो है 1992 नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन अगर इंडियन और ये स्टेट हुए हैं कोई पार्टिकुलर स्टेट, उसको लिख दो और उसके साथ क्या इसका जो है यहाँ पे जजमेंट दिए गए थे, बस 1 से 2 लाइन में इसको फिनिश कर दो। ये होता है यहाँ पे प्रॉपर मेथड। ठीक है, अब मैं इसका पूरा फैक्ट से लिख रहा हूँ कि 1992 में लाए थे, फिर इसमें ये बोले गए थे, ये वर्सेस ये हुआ था, तो ये पूरा फैक्ट्स का पोर्शन होता है। गॉट इट। तो आई होप कि समझ आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन कि टैकल कैसे कर रहे हैं। फिर आते हैं थोड़ा सा सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें से कल्चरल डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पीस के बारे में पूछे गए हैं। अब इसमें जो है 2 ही मिस्टेक यहाँ पे हो सकते हैं। कौन कौन से मिस्टेक्स यहाँ पे हो सकते हैं कि कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि केवल कल्चरल डिप्लोमेसी के बारे में लिख देंगे, कोई ऐसे होंगे जो कि वर्ल्ड पीस के बारे में लिख देंगे। लेकिन हमें एक्चुअल में इस क्वेश्चन का डिमांड देखो, डिमांड क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा पैटर्न यहाँ पे बन सकता है कि कल्चरल डिप्लोमेसी जो है किस तरीके से वर्ल्ड पीस में बहुत ज्यादा यूजफुल है। समझ पा रहे हो कि कल्चरल डिप्लोमेसी एक्चुअल में वर्ल्ड पीस के साथ किस तरीके से यहाँ पे मर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर कल्चरल वे में, यहाँ पे डिप्लोमेसी का मतलब समझ रहे हो ना, तो कल्चरल वे में अगर नेगोशिएशन करते हैं, दूसरे देश के साथ नेगोशिएशन करते हैं, तो वर्ल्ड पीस की तरफ बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। वर्ल्ड को एज अ पीस की तरह यहाँ पे एरेना देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इसी के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हुए म्यांमार है। ठीक है, अब म्यांमार ये है और ये बॉर्डर वाले एरिया को देखोगे तो यहाँ पे म्यांमार और इंडिया जो है कई तरीके के जो है अपना कल्चरल को शेयर कर रहे हैं। कल्चरल हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं, रिलीजन हो गए, ये सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर जब इसी को यहाँ पे एज अ डिप्लोमेसी की तरह यूज किया जाए कि ठीक है भाई, इंडिया में भी वही चीज फॉलो हो रहे हैं, म्यांमार में भी वही चीज फॉलो हो रहा है, तो हम तो एज अ ब्रदरहुड के फॉर्म में है ना, नेबरहुड तो है ही है, प्लस बॉर्डर भी शेयर कर रहे हैं, तो एज अ कॉमन ब्रदरहुड के फॉर्म में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे क्या एक मैसेज जा रहा है, एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है जो कि ये वर्ल्ड पीस की तरफ ले जाएगा। क्योंकि अब इन दोनों के बीच जो है म्यांमार और इंडिया के बीच बहुत अच्छे तरीके से रिलेशन ठीक है, नहीं है। जब दोनों का रिलेशन, अगर एग्जांपल दे रहा हूं ना, जब दोनों का रिलेशन अगर ठीक है तो ना इंडिया म्यांमार के ऊपर अटैक करेगा, ना म्यांमार जो है इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। तो जब अटैक ही नहीं करेंगे तो ये तो कोई एग्जिस्ट की तरफ जा रहे हैं, और कोई एग्जिस्ट हुआ मतलब ये वर्ल्ड को एज अ पीस की तरह लेके जा रहा है, शांति की तरह लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक वे हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग कल्चरल डिप्लोमेसी को किस तरीके से वर्ल्ड पीस के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब ऐसा भी अप्रोच ले सकते हो कि 2-3 पैराग्राफ जो है पूरा कल्चरल डिप्लोमेसी के बारे में बता दो, उसके बाद 2-3 पैराग्राफ जो है वर्ल्ड पीस के बारे में बताओ। ठीक है, उसके बाद जो है दोनों पैराग्राफ को मर्ज करके क्या क्या इसका एडवांटेजेस हो सकता है, इसको भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे एक्चुअल में अगर ये बोलोगे कि जो है कल्चरल डिप्लोमेसी या फिर कोई भी ऐसे का एक पूरा सैंपल ऐसे होगा कि वही वही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सब स्टूडेंट का जो है माइंडसेट यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हर स्टूडेंट क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन अगर 50 स्टूडेंट को अगर बैठा दोगे और उसको वही ऐसे लिखने बोलोगे तो हर कई ऐसे यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो? बस ये यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि इसका प्रॉपर वे क्या हो सकता है। इसको तो लिखने को कई तरीके से लिख सकते हो, ऐसे को जो है कई वे में, कई डायमेंशन में लिख सकते हो, नो डाउट। लेकिन एक्चुअल में अपना जो डिमांड है ना, अपने तरीके से जो एक माइंडसेट होता है, जो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है, उस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा यहाँ पे यूजफुल होगा। बाकी अपने लेवल में कई मेथड है इसको लिखने का। ठीक है, तो समझ आ गया होगा ये वाला। नेक्स्ट जो है थर्ड पीवाईक्यू, जिसमें से क्लाइमेट चेंज के बेस में क्वेश्चन पूछे हैं कि इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, एक मेन यहाँ पे क्रक्स आएगा, वो है क्लाइमेट चेंज का। अब ये जो है क्लाइमेट चेंज आ गया। क्लाइमेट चेंज के बेस में अगर क्वेश्चन पूछोगे तो पहला कैटेगरी वाले क्या करेंगे कि बस क्लाइमेट चेंज का क्या करेंगे कि बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज ये होता है, इसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटल लेवल में है, उसका इम्पैक्ट जो है जियोग्राफिकल एरिया में है, इकोनॉमिकल एरिया में है। लेकिन ये सब गलत मेथड होगा। क्यों गलत मेथड होगा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस क्लियरली मेंशन किए हैं कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है, किसमें इम्पैक्ट हो रहा है? एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट हो रहा है, स्पेशली इंडियन एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब क्या है कि हमें कोई सोसाइटल, इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल ये थोड़ा ना पूछे गए हैं,
और एक चीज मैं क्लास में भी बताया था कि जो कंटेंट यहाँ पे लिखते हो तो एक मेथड बताया था ऐसे लिखने का, वो है डायमेंशनिंग मेथड। डायमेंशनिंग मेथड में क्या करते हैं कि सोसाइटी के बारे में लिखते हैं, ठीक है, सोसाइटी के बारे में हो गया, अगर कल्चरल है तो कल्चरल बारे में है ना, इकोनॉमी के बारे में हो गया, सिक्योरिटी के बारे में हो गया, इन सबको कोट करते हैं। लेकिन ये नहीं बोला था कि मैं पूरा 100% जो ऐसे लिखे जाते हैं वो इसी मेथड में लिखे जाते हैं, नहीं। मैं एक वर्ड बोला था 90 to 95% जितना भी ऐसे लिखे जाते हैं वो यही वर्ड में लिखे जाते हैं, और यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन इसको सेकेंडरी वे में इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे? क्लियरली यहाँ पे मेंशन किए। क्लाइमेट चेंज है तो ठीक है कि इंट्रोडक्शन में जो है नॉर्मली क्लाइमेट चेंज के बारे में बता सकते हो कि ये क्लाइमेट चेंज हुआ है, या फिर इसका डेफिनेशन लिख सकते हो क्लाइमेट चेंज किसको बोलते हैं। तो इम्पैक्ट ही लिखना है, हमें क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन नहीं करना है, ध्यान रखना। क्लाइमेट चेंज अगर एक्सप्लेन करना है तो पेपर 1 का पार्ट है, और नहीं यहाँ पे ऐसे में कोई क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछे हैं, समझना, क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन करने के बारे में नहीं पूछे गए हैं। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में, कि एग्रीकल्चर में कैसा इंपैक्ट हो रहा है, उसको यहाँ पे लिखना है। अब जैसे ही अगर इंडियन एग्रीकल्चर में इंपैक्ट हुआ तब ये सब पॉइंट को आप लिख सकते हो, जो कि एक सेकेंडरी वे में लिख सकते हो इसको, ये जो पॉइंट है इसको एज अ सेकेंडरी मेथड में लिख सकते हो। समझ पा रहे हो? तो पहले क्या करोगे कि किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर में, जैसे कि कहीं पे फ्लडिंग आ रहे हैं, अब फ्लडिंग आया इंडियन एग्रीकल्चर में, एक इंपैक्ट आ गया फ्लडिंग, ध्यान से समझना, पूरा इसका स्ट्रक्चर आंसर भी बता रहा हूं। एग्रीकल्चर में क्या आ गया? फ्लडिंग आ गया। क्यों फ्लडिंग आया? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ। अब फ्लडिंग आया तो फ्लडिंग के बाद क्या होगा? फ्लडिंग के बाद सोसाइटल बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएगा, है ना, इकोनॉमिकल हो गया, ये सब चैलेंजेस आएंगे। अब ये इकोनॉमिकल चैलेंजेस आएगा मतलब ये जीडीपी को भी इंपैक्ट करेगा, है ना। एक फार्मर का जो सोशल सिक्योरिटी होता है, जो फूड सिक्योरिटी होते हैं, इन सबको यहाँ पे क्या करेगा? इंपैक्ट करेगा। तो यही पॉइंट तो आ रहा है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना पूरा सेकेंडरी फॉर्मेट में है। पहला फॉर्मेट में यही है कि इंडियन एग्रीकल्चर को किस तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अपना सोसाइटल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल, है ना, सिक्योरिटी, ये सब चीज के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेस्ट मेथड वही है। आई होप अब 3 ऐसे भी डिस्कस किए कि एक अप्रोच क्या होता है, ये समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से ऐसे को पर्टिकुलर लिखना होता है। और अगर पूरे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो पहले बात में इंट्रो लिखना और कंक्लूजन लिखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये कई क्लास में मैं बोल चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसको अगर फॉलो कर रहे हो तो। गॉट इट? तो ये 3 ऐसे हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में और इसी तरीके के जो 3 ऐसे हैं, इस 3 ऐसे को और डिस्कस करेंगे, जिससे और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ऐसे को लिखना क्या होता है। अगर टेबल में दिए डिस्ट्रीब्यूट किए क्वेश्चन पेपर को तो एक्चुअल में क्या लिख सकते हो, ये और जो है 3 ऐसे के फॉर्म में कवर करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ही क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।